अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। पार्ट सेकंड है ये। पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा था मास प्रोडक्शन के बारे में, और उसमें मैंने आपको बताया था कि मास प्रोडक्शन की कहानी कि कैसे यूएस में रिकवरी तेज़ी से हुई, क्योंकि यूएस ने वार लोन्स दिए थे, उसके पास बहुत सारे पैसे थे। फिर हमने देखा कि वहाँ पे हेनरी फोर्ड ने एक नया इनोवेटिव आइडिया लाया था मास प्रोडक्शन का। किसके थ्रू? असेंबली लाइन के थ्रू, असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो अब देखिए यहाँ पे कि जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या पढ़ना है। तो इसमें हमें पढ़ना है फोर्डेस्ट मॉडल जो था, फोर्डेस्ट मॉडल वाज अडॉप्टेड इन यूएस, उसको यूएस में अडॉप्ट किया गया था। तो जो कि हेनरी फोर्ड ने दिया था, जो कि पायनियर था उसका। तो देन इट वाज कॉपीड इन यूरोप, और इसके साथ ही जो आइडिया उसने दिया था कि प्रोडक्शन हम कैसे इंक्रीज करेंगे, मास प्रोडक्शन, तो ये आइडिया अब कॉपी हो गया यूरोप में। यूएस की अगर बात करें, यूएस में ये सेपरेट हो गया था। हेनरी फोर्ड ने जिस तरीके से अपना प्रोडक्शन अनप्रेसिडेंट लेवल पे बढ़ाया था, तो इससे सारे लोग इंस्पायर हो गए। अब हेनरी फोर्ड के इस मॉडल से इंस्पायर होने के बाद यूएस में जितने भी इंडस्ट्रीज थे, सब ने असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन, या फिर हम कहेंगे फोर्डेस्ट मॉडल जो था, अपने इंडस्ट्रीज में इम्प्लीमेंट कर दिया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो फोर्डेस्ट मॉडल था ये यूएस में अडॉप्ट हो गया, देन इट वाज कॉपीराइट या कॉपीड इन यूरोप। तो ठीक है, तो यूएस में जितने भी इंडस्ट्रीज थे उन्होंने भी उसको इम्प्लीमेंट अपने अपने इंडस्ट्रीज में इम्प्लीमेंट किया था। तो अब यूएस के बाद ये कॉपीराइट हुआ था यूरोप में, ठीक है। तो यूरोप के लोगों ने उसको कॉपी कर लिया, कहा चलो हम भी अपने इंडस्ट्रीज में ऐसे करते हैं। तो इस तरह से इंडस्ट्रीज में धीरे धीरे एक रोलिंग बन गई और प्रोडक्शन बढ़ने लगा। तो मास प्रोडक्शन की हमने बात की थी कि मास प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, तो वो यहाँ पे इस तरह से सेपरेट होने लगा अलग अलग कंटिनेंट्स में, अलग अलग कंट्रीज में, खासकर यूएस और यूरोप में। अब इंडस्ट्रीज जो है वो क्या कर रहे थे, वो लार्ज स्केल पे बहुत सारे चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे। अब जो मास प्रोडक्शन था, इससे क्या हुआ था कि जो मास प्रोडक्शन था, जो अनप्रेसिडेंट लेवल पे गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे इंडस्ट्रीज, इस मास प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ था, तो मास प्रोडक्शन लोअर्ड कॉस्ट एंड प्राइसेस ऑफ इंजीनियर्ड गुड्स। तो देखिए क्या हुआ, पहले इंडस्ट्रीज में गुड्स बनते थे, ठीक है, तो उसमें बहुत मेहनत लगते थे, तो इनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती थी। प्रोडक्शन इस हिसाब से नहीं इंक्रीज होती थी जिस तरह से हम अब देखते हैं कि हेनरी फोर्ड ने जो आइडिया दिया था उसके बाद किस तरह से प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था। इससे पहले इस रफ्तार से, इस पेस से प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हो रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा था, अब लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस होने लगा बहुत सारे चीज़ें। तो जब मास लेवल पे प्रोडक्शन या प्रोड्यूस स्टार्ट हुआ था, तो नतीजा ये निकला, जो प्राइसेस था इंजीनियरिंग गुड्स का वो डाउन हो गया था। जैसे कि हेनरी फोर्ड ने खुद भी बताया था कि डबलिंग द कॉस्ट वाज द बेस्ट कॉस्ट रिड्यूसिंग स्टेप विच आई हैड टेकन, कि मैं मजदूरों को डबल वेजेस कर दूंगा, और जो कॉस्ट रिड्यूसिंग स्टेप के लिए मैं ये स्टेप उठा रहा था। तो ठीक है, अब जब अनप्रेसिडेंट वे बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे, तब जाके हम देखते हैं तो प्राइस जो है इंजीनियरिंग गुड्स का वो लोअर्ड हो गया था मास प्रोडक्शन की वजह से। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं देयर वाज ए बूम इन प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन। अब बूस्ट मिल गया किसको, मास प्रोडक्शन में। हम देखते हैं कि
इंक्रीज होने लगा था प्रोडक्शन में। जब मास प्रोडक्शन को बूम मिल गया तो उसके चलते क्या हो गया था, पिछले वीडियो को हम थोड़ा रिकॉल करेंगे, हमने पढ़ा था कि वर्कर्स की वेज जो है इंक्रीज हुई थी, सैलरी डबल हुई थी। हेनरी फोर्ड ने उनको बताया था कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो उसने भी सोचा कि मैं मज़दूरों को, वर्कर्स को सैलरी बढ़ा दूंगा, एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो वेज जो है उनको बढ़ा दी। उसने पैसा देना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया उसने, तो सब खुश हो गए। तो इसके चलते हायर वेजेस देखने को मिलता है सोसाइटी में कि लोगों की वेजेस बढ़ गई थी, वर्कर्स की वेजेस बढ़ गई थी। तो वर्कर्स की वेजेस जब बढ़ गई थी, सो वर्कर्स कुड अफोर्ड टू परचेज गुड्स। जब हायर वेजेस हो गए थे, जब बूम मिल गया था प्रोडक्शन में, तो हेनरी फोर्ड भी अब पैसा कमा रहा था, कंजप्शन भी हो रहा था, मास कंजप्शन भी हो रहा था। नतीजा ये निकला कि हायर वेजेस, जब वर्कर्स की सैलरी बढ़ गई, हायर वेजेस मिल गए थे उनको, सो वर्कर्स कुड नाउ अफोर्ड टू परचेज गुड्स। अब वर्कर्स जो है वो क्या कर सकते थे, वो अफोर्ड करते थे कि अब वो भी गुड्स परचेज करते थे। कैसे, जब इनकी जो वेजेस जो है वो बढ़ा दी गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फोर्ड कंपनी ने, बाद में हम देखते हैं कि फोर्ड कंपनी ने कार्स वगैरह बना दिए थे। जो वर्कर्स थे, अब वर्कर्स जो हैं वो भी खरीद सकते थे। तो मान लो कि वो कैसे खरीद सकते थे कि अब जब सैलरी बढ़ गई, तो सैलरी बढ़ने के साथ ही अब उन्होंने ये देखा कि हमारी इनकम जो है वो बढ़ गई, अब हम भी कुछ कार्स वगैरह खरीद लेंगे। तो ठीक है, तो नतीजा ये निकला, मास कंजप्शन को भी बूम मिल गया। जो मास कंजप्शन था उसको भी बूम मिल गया। उसका कारण क्या था, उसका कारण यही था हायर वेजेस। जब मजदूरों की या वर्कर्स की जो वेजेस हैं वो बढ़ गई थी, तब उन्होंने भी परचेज करना स्टार्ट किया था, कार्स या स्कूटर्स जो होते हैं, रेडियोस, टेलीविज़न वगैरह। एक तरफ हम देखते हैं कि मास प्रोडक्शन हुआ था, अब मास प्रोडक्शन की वजह से गुड जो हैं वो सस्ते हो गए थे, जो कि फर्स्ट टॉपिक में हमने पहले वीडियो में भी पढ़ा था कि दूसरी तरफ वर्कर जो हैं उनको बहुत पैसा मिल रहा था, हायर वेजेस मिल रहा था। अब मास कंजप्शन स्टार्ट हुआ था, मास कंजप्शन जो है ये अब स्टार्ट हुआ था। तो ये जब स्टार्ट हो गया, तो ये सारे फैक्टर जब एक साथ काम कर रहे थे, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, इट क्रिएट्स ए फेवरेबल ग्राउंड फॉर कंजप्शन। जब हायर वेजेस भी मिल गए, बूम भी मिल गया, किसको, मास प्रोडक्शन में बूम मिल गया, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं वर्कर जो है इनको भी हायर वेजेस मिल गए। तो ये दो फैक्टर्स कॉमनली टुगेदरली वर्क करते हैं, तो देन इट क्रिएट ए फेवरेबल ग्राउंड। तो जब ये दो फैक्टर्स इकट्ठे काम करते हैं, तो तब हम देखते हैं इट क्रिएट्स ए फेवरेबल ग्राउंड फॉर द कंजप्शन। तो अब कंजप्शन जो है वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि बूम मिल गया था मास प्रोडक्शन में। बाद में हम देखते हैं कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा था। तो उसका उन्होंने एक डेटा दिया था कि कार प्रोडक्शन के बारे में, कि कार जो है, कार प्रोडक्शन कितनी हो रही थी, 2 मिलियन। कब, 1919 में। तो यहाँ पे उन्होंने जो डाटा दिया था कि 1919 में 2 मिलियन कार्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे, वही प्रोडक्शन 5 मिलियन पे पहुंच गया। कब, 1929 में। गोया कि 10 ईयर्स में कितना बढ़ गया था, किस हिसाब से बढ़ता जा रहा था, प्रोडक्शन भी बढ़ता जा रहा था और कंजप्शन भी बढ़ता जा रहा था। तो अगर आप देखोगे तो इस डाटा के हिसाब से देख सकते हो कि
जिस लेवल पे प्रोडक्शन होता था, अब ये कार्स बन रही थी 2 मिलियन कार्स या 5 मिलियन कार्स, ये ठीक शोरूम में खड़े नहीं रहे थे, ये बिक भी रहे थे। जो मास प्रोडक्शन था तो इट वाज सपोर्टेड बाय मास कंजप्शन। जो मास प्रोडक्शन मैंने यहाँ पे लिखा था, ये सपोर्ट, ये किसके हिसाब से प्रोडक्शन चल रहा था? मास कंजप्शन के हिसाब से वहाँ पे प्रोडक्शन भी होता जा रहा था। मतलब कि जितनी डिमांड उतनी प्रोडक्शन, तो जितनी प्रोडक्शन हो रही थी उतना कंजप्शन भी हो रहा था। तो उस हिसाब से हम देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रहा था उस समय, तो इस तरह से इकॉनमी तेजी से बढ़ती जा रही थी, खूब प्रोडक्शन हो रहा था, खूब कंजप्शन हो रहा था। इन सारी चीज़ों को कौन लीड कर रहा था? इन सारी चीज़ों को उस वक्त यूएस लीड कर रहा था। तो इंक्रीज इन द परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। अब मास प्रोडक्शन में सिर्फ कार्स ही नहीं आते थे, मास प्रोडक्शन में आते थे रेफ्रिजरेटर्स, आते थे वॉशिंग मशीन्स, आते थे रेडियो। मास प्रोडक्शन में जो मैंने लिखा था, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, रेडियोस, कार्स वगैरह प्रोड्यूस किए जा रहे थे। सारे गुड्स जो लोग जो हैं खरीदते थे, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रहे थे और लोगों के पास अब पैसे भी थे, लोग खरीदते थे। तो उसके बाद में हम देखते हैं क्या हुआ। अब जो प्रोडक्शन होता था मार्केट से, गुड्स ये लोग खरीदते थे, ये किस तरह से ये परचेज करते थे। वो परचेज करते थे एक सिस्टम के मुताबिक, तो जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ हायर परचेज। सो दीज गुड्स वर परचेज्ड, इट वाज परचेज्ड ऑन द सिस्टम ऑफ हायर परचेज। अब ये गुड्स वगैरह परचेज करते थे, एक सिस्टम के मुताबिक परचेज करते थे, हायर करते थे परचेज को। ये सिस्टम को उन्होंने जो बनाया था सिस्टम ऑफ हायर परचेज, तो उसमें हम देखते हैं इंस्टॉलमेंट्स के मुताबिक ये लोग बाद में पैसे देते हैं। कि हायर परचेज का मतलब क्या होता है? जो इंस्टॉलमेंट्स के ज़रिए से हम आज सपोज अगर 10 लाख की कार है तो हम एट ए टाइम 10 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं, तो हम डाउन पेमेंट देते हैं 1 या 2 लाख रुपए। बाकी जो पेमेंट होते हैं वो 8 लाख होते हैं या 9 लाख होते हैं, वो हम इंस्टॉलमेंट्स में करवाते हैं। तो इंस्टॉलमेंट्स में वो पैसे हम इनको देते हैं। तो इस तरह से जो कंज्यूमरिज्म जो था, जो कंजप्शन की बात कर रहे थे हम, और वो भी बढ़ गया था। इस तरह से हर इंसान कुछ न कुछ खरीदता था। ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, और ये जो मशीन मेड गुड्स थे, इंजीनियरिंग गुड्स थे, इन सारे गुड्स का कंजप्शन और बढ़ गया था। क्यों बढ़ गया था? कि बिकॉज देयर वाज द लार्ज इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग एंड हाउस होल्ड गुड्स। सो लार्ज इन्वेस्टमेंट होता जा रहा था, कहाँ पे? हाउसिंग में या हाउस होल्ड गुड्स में। लोग घर बना रहे थे, अब घर बनाया, घर में रखने के लिए गुड्स जो हैं वो भी खरीदते थे ये लोग। तो इस तरह से हम वहाँ पे देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड की जो इकॉनमी जो थी वो हाईएस्ट पीक पे थी उस टाइम में, उस समय में पूरी चीज़ें बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। कारण यह है कि वर्ल्ड वार के बाद में दूसरे जो ब्रिटेन वगैरह जो कंट्रीज थे वो कमज़ोर हुए थे, और यूएस के पास में अब पावर आए थे। तो यूएस ने भी फिर यूएस में भी हम देखते हैं कि लोग जैसे हेनरी फोर्ड वगैरह थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से, किस तरीके से उन्होंने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया था कि जिसकी वजह से इकॉनमी को भी बूस्ट मिला था। और हम देखते हैं कि जो सिस्टम उन्होंने बनाया था हायर परचेज का, तो हायर परचेज का जो सिस्टम बनाया था उसमें हम देखते हैं इंस्टॉलमेंट्स के ज़रिए से हमें उनको बाद में पैसे देने पड़ते थे, या वीकली कोई रखता था इंस्टॉलमेंट, या मंथली इंस्टॉलमेंट देता था। वो अपनी कैपेसिटी पर वो डिपेंड करते थे, लेकिन चीज़ें ये लोग खरीदते थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया था कि मास कंजप्शन किस तरह बढ़ता जा रहा था। हमने ये भी
पढ़ा इसमें कि लार्ज इन्वेस्टमेंट हो रहे थे हाउसिंग पे या हाउस होल्ड गुड्स पे। तो अब इसके साथ क्या हुआ था, देखिए आपको घर बनाना है, गुड्स बनाने के लिए आपको मजदूर वगैरह चाहिए, आप लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर इन्वेस्ट करना है, घर बनाना है, आपको लोगों को, वर्कर्स को काम पे रखना है गुड्स बनाने के लिए या हाउसिंग बनाने के लिए या इन गुड्स को बनाने के लिए, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि इंक्रीज हुआ था किस में, अब एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती जा रही थी और इनकम भी बढ़ता जा रहा था। तो जब ये चीज़ें हुई, हाउसिंग हाउस होल्ड गुड्स स्टार्ट हुए थे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा और लोगों की इनकम जो है वो भी बढ़ गई, लोग काम पे लगे थे। तो नतीजा क्या निकला उसका, राइजिंग कंजप्शन, डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट। इसे हम देखते हैं। सो इट लेड टू द राइजिंग कंजप्शन, डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है, अब इससे क्या हो गया था कि कंजप्शन की जो डिमांड है वो बढ़ गई, गुड्स बन रहे थे, लोगों के पास पैसे थे, वो खरीदते थे। सपोज बहुत सारे गुड्स बनाए जा रहे थे, लोगों के पास भी पैसे नहीं होते थे, तो उस समय नहीं खरीद सकते थे, बिकते थे। लेकिन अगर गुड्स बनाए जा रहे थे, लोगों के पास पैसे हैं, तो कंजप्शन जो है वो भी बढ़ती जा रही थी। तो राइजिंग कंजप्शन, जब डिमांड बढ़ती जा रही थी और इसके साथ हम देख रहे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जा रहा था। और लोग क्या कर रहे थे, अब लोगों के पास पैसे भी थे, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो एम्प्लॉयज जो हैं, एम्प्लॉयमेंट वो भी बढ़ती जा रही थी और लोगों की जो इनकम है वो भी बढ़ती जा रही थी। तो उसके चलते एक साइकिल बन गया था, जिसके चलते हम देखते हैं इकॉनमी कंटिन्यूसली ग्रो करती जा रही थी। तो एक डाटा उन्होंने यहाँ पे भी दिया था कि 1923 में जो डाटा उन्होंने दिया था, तो जो डाटा उन्होंने 1923 में दिया था वो क्या था कि यूएस बिकम लार्जेस्ट ओवरसीज लैंडर। और 1923 में यूएस एक कंट्री थी जो लार्जेस्ट ओवरसीज लैंडर बन गया था। मतलब कि यूएस ने बहुत सारे पैसे मुख्तलिफ कंट्रीज को दिए थे, या हम कहेंगे कि उन्होंने जो ओवरसीज मनी लैंडिंग था, दैट वाज नियर अबाउट 1 बिलियन बिफोर 1929। गोया कि 1923 से यूएस जो है उसकी जो ओवरसीज लैंडिंग जो है वो बढ़ती जा रही थी। तो जिसकी वजह से हम देखते हैं यूरोपियन जो रिकवरी कर रहे थे उसको बूस्ट मिल गया था। यूएस इकॉनमी इतना प्रॉस्परस होता जा रहा था, तो यूएस ने जगह जगह पैसे बांट दिए थे, जिसको भी पैसे की ज़रूरत थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद दूसरे जो कंट्रीज थे, यूरोपियन कंट्रीज वगैरह जो थे, उनको पैसों की ज़रूरत थी, क्योंकि उन्होंने लड़ाई में सारे पैसे खर्च किए थे। और यूएस के पास उस समय पैसा था, उसके पास पैसे थे, उस वक़्त यूएस के पास बहुत पैसे थे, तो यूएस ने उधार देना स्टार्ट किया था। तो तब हम देखते हैं कि 1923 में यूएस जो है ये लार्जेस्ट ओवरसीज लैंडर बन गया था। तो मतलब ये कि यूएस ने अब पैसे दिए थे, 1923 से ऑनवर्ड्स ये लार्जेस्ट ओवरसीज लैंडर बन गया। अब इसको ये भी पता था कि कल मैं ये पैसे सूद समेत वापस लूँगा उनसे। लेकिन जब यूएस ने अदर यूरोपियन कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था, या 1923 की बात करें, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि जो यूरोपियन की जो अदर कंट्रीज थी उनकी इकॉनमी को रिकवर करने में बूस्ट मिल गया था, जो ये लोन्स वहां से ले रहे थे। किससे ले रहे थे? यूएस से लोन्स ले रहे थे। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जिस तरह से यूरोप में डिस्ट्रक्शन हुआ था लड़ाई के समय, अब यूरोपियन इकॉनमी रिकवर या ठप हुई थी। लेकिन जब यूएस ने फिर से उनको लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया था, तब हम देखते हैं कि यूरोपियन की जो कंट्रीज थी या यूरोपियन इकॉनमी जो थी वो रिकवर होती जा रही थी।
तो बाद में यूएस की जो या यूरोपियन कंट्रीज़ की जो इकॉनमी जो थी वो भी अब रिकवर हुई थी 1923 के ऑनवर्ड, जब यूएस ने उनको लोन देना स्टार्ट किया था। तो मैंने पहले भी लिखा था फ्रॉम 1929 के ऑनवर्ड्स हम देखते हैं। बाद में वो नेक्स्ट टॉपिक में भी हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड की जो इकॉनमी थी वो बैक रोलिंग कर रही थी, वो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो ग्रेट डिप्रेशन है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।